नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुंबई महानगरपालिका को छोड़कर राज्य की सभी महानगरपालिकाओं व नगरपालिकाओं के चुनाव बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति से करवाने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को आज उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार को काफी राहत मिली है। इन याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति को पूरी तरह से योग्य भी बताया है। ऐसे में साफ है कि अब राज्य में मुंबई महानगरपालिका को छोड़कर अन्य सभी महानगरपालिकाओं व नगरपालिकाओं के चुनाव बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धति से ही होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री बंगले के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर अड़े रहने के चलते अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा को गिरफ्तार करने के साथ ही मुंबई पुलिस ने उन पर विभिन्न धाराओं के साथ साथ राजद्रोह की धारा के तहत अपराध दर्ज किया था। लेकिन 2 दिन पूर्व सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को जमानत देते समय मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी की है, जिसमें अदालत ने राणा दंपति पर लगाई गई राजद्रोह की धारा को गलत बताने के साथ ही अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में धारा 124A का इस्तेमाल करना गलत है। ऐसे में अदालत के इस फैसले के बाद अब एक बार फिर राज्य सरकार पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं और सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस पर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। इस बीच देश के जाने माने वकील उज्ज्वल निकम ने भी अदालत की टिप्पणी से अपनी सहमति दर्शाते हुए कहा कि इस मामले में राजद्रोह की धारा का वाकई गलत इस्तेमाल हुआ है। साथ ही उज्ज्वल निकम ने राजद्रोह की धारा को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के खिलाफ इस धारा का प्रयोग किया जाता था, किंतु मौजूदा दौर में इस धारा की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं है। इसी बीच राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि मुंबई की अदालत ने राणा दंपति पर मुंबई पुलिस द्वारा राजद्रोह की धारा लगाए जाने को लेकर केवल अपना विचार व्यक्त किया है और यह अदालत का अंतिम फैसला नहीं है। ऐसे में जब अदालत के समक्ष इस मुकदमे की सुनवाई होगी तब राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोर्ट के समक्ष सबूत पेश किए जाएंगे। साथ ही इस मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का मामला मुंबई पुलिस द्वारा काफी सोच विचार करने के बाद सभी कानूनी पहलुओं और प्रावधानों को ध्यान में रखकर दर्ज किया गया था। विगत 22 व 23 अप्रैल को मुंबई में स्थानीय स्तर पर क्या हालात थे यह पुलिस को बेहतर तरीके से पता है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए थे। न्यायिक हिरासत के तहत करीब 12 दिनों तक मुंबई की भाईखला महिला जेल में बंद रहने के बाद गत रोज ही जमानत पर रिहा हुई अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा को इस समय मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें फिलहाल डिस्चार्ज मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। ऐसे में उन्हें और कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा। जमीन की खरीदी बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक अब न्यूनतम 3 गुंठे वाली शर्त आवश्यक नहीं रहेगी और 1 व 2 गुंठे जमीन की भी खरीदी बिक्री का व्यवहार हो सकेगा, क्योंकि टुकड़ाबंदी के नियम को मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ द्वारा रद्द कर दिया गया है। ऐसे में छोटे भूखंडों के खरीदी खत पंजीयन का व्यवहार शुरू होने का रास्ता खुल गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा लाउडस्पीकर को दिए गए अल्टीमेटम के मद्देनजर अब शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत स्थित सभी धार्मिक स्थलों के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग करने हेतु पुलिस की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत सभी धार्मिक स्थलों के विश्वस्तों को संबंधित पुलिस थानों में 8 पन्नों का आवेदन भरकर देना होगा और इन आवेदनों की जाँच पड़ताल करते हुए लाउडस्पीकर के लिए अनुमति देने की जिम्मेदारी संबंधित थानेदारों पर सौंपी गई है। ऐसे में अब अनुमति हेतु दिए जाने वाले आवेदनों के जरिए शहर में स्थित अधिकृत व अनधिकृत धार्मिक स्थलों की जानकारी भी सामने आएगी। इसके जरिए पुलिस द्वारा अब सभी धार्मिक स्थलों की वैधता को भी क्रॉस चेक किया जा रहा है और इस संदर्भ में धर्मादाय आयुक्त को पत्र लिखकर अधिकृत रहने वाले धार्मिक स्थलों की जानकारी भी मांगी गई है। इस समय समूचे राज्य में लाउडस्पीकर का मुद्दा गूंज रहा है और लाउडस्पीकरों के जरिए होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी चर्चा चल रही है। ऐसे में पुलिस महकमे को अपने पास धूल खाते पड़े ध्वनि मापक यंत्रों की याद आई है और उन पर पड़ी धूल को झटक कर अब ध्वनि की तीव्रता यानी डेसिबल गिनने की तैयारी शुरू की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा केवल त्योहारों एवं उत्सवों के कालावधि के दौरान ही ध्वनि प्रदूषण मामले की ओर ध्यान दिया जाता है और महानगर पालिका के पर्यावरण विभाग के पास इसके लिए कोई व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल पुलिस के पास ही ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध हैं, जिनका कभी कभार ही प्रयोग किया जाता है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर उपस्थित किए गए मुद्दे की वजह से अब राज्य में कई मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों में भी लाउडस्पीकर का प्रयोग करना टाला जा रहा है और कई महत्वपूर्ण मंदिरों में अब लाउडस्पीकर के बिना ही आरती व प्रार्थना की जा रही है। इसी के तहत सर्वधर्म समभाव की शिक्षा देने वाले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के गुरुकुंज आश्रम में महाद्वार पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए रोजाना सुबह सामुदायिक ध्यान की प्रार्थना प्रसारित करने की परंपरा भी 80 वर्षों के इतिहास में पहली बार खंडित हुई है और रोजाना सुबह प्रार्थना मंदिर में होने वाला सामूहिक ध्यान आज लाउडस्पीकर के बिना ही किया गया, जिसके चलते गुरुकुंज एवं मोजरी परिसर में रहने वाले गुरुदेव भक्तों में तीव्र नाराजगी व्याप्त है।
MST CET द्वारा ली जाने वाली MBA, MCA, पदव्युत्तर आर्किटेक्ट व पदव्युत्तर MST CET परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को समयावधि दी गई है। ऐसे में अब संबंधित परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थी आगामी 11 मई की मध्यरात्रि तक MST CET की परीक्षा हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विशेष प्रयासों तथा संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल के विश्वस्त मनोज वाडेकर के प्रयासों से संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन निर्मित प्रकल्प मिला है, जिसका उद्घाटन आज जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि संत अच्युत महाराज के नाम से संचालित होने वाला यह अस्पताल सही मायनों में एक स्वास्थ्य मंदिर ही है। तिवसा नगर पंचायत के लिए 0.30 दलघमी अतिरिक्त पानी का आरक्षण मंजूर किया गया है। जल संपदा विभाग ने तिवसा वासियों को पर्याप्त पानी देने के लिए अतिरिक्त पानी आरक्षण को मंजूरी प्रदान करने से अब तिवसा शहर को 0.978 दलघमी पानी मिलेगा, जिससे पानी की किल्लत नहीं आएगी। इस आशय की जानकारी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में अन्न आपूर्ति विभाग द्वारा वितरण व्यवस्था के कामकाज में पारदर्शिता लाने और योजना को गति देने के उद्देश्य से राशन कार्ड धारकों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु हाल ही में विधायक सुलभा खोड़के द्वारा अन्न आपूर्ति विभाग कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धारनी में शुक्रवार के दिन सबसे बड़ा बाजार लगता है और मेलघाट के कोने कोने से यहां पर आदिवासी बांधव आते हैं। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच एक पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने जनता दरबार आयोजित किया और यहां पर नागरिकों की शिकायतें सुनने के साथ ही मौके पर ही सैकड़ों नागरिकों की समस्या का समाधान भी किया। आगामी ग्रीष्मकाल की परीक्षाएं ऑनलाइन तौर पर ली जाएं, इस आशय की मांग को लेकर आज NSUI की ओर से विद्यापीठ के गेट पर NSUI के प्रदेशाध्यक्ष आमिर शेख व महासचिव आकांक्षा ठाकुर के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, जिसमें NSUI पदाधिकारियों व विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विद्यापीठ परिसर में वी वांट ऑनलाइन परीक्षा के पत्रक फेंके। इस आंदोलन की वजह से परिसर में काफी तनाव उत्पन्न हो गया था और विद्यार्थियों व पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण बघितलं असेल की गेल्या 3 वर्षामध्ये कोरोनामुळं सगळ्या शिक्षण पद्धती ज्या होत्या त्या ऑनलाईन झाल्या होत्या। राज्य सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सगळ्या विद्यापीठांना आणि सगळ्या कॉलेजेसला सांगितलं होतं की तुम्ही ऑफलाईन पद्धतीने शिक्षा द्यायला चालू करा, परंतु कॉलेजेसनी आजपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीनेच शिक्षण देणं चालू ठेवलं, ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देणं चालू ठेवलेलं आहे। आणि अचानक विद्यापीठ आज विद्यार्थ्यांना हे म्हणत आहे की तुम्ही ऑफलाईन पद्धतीने परीक्षा दिली पाहिजे। माझा सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की जर शिक्षण आपण ऑनलाईन पद्धतीने देत असाल तर परीक्षा आपण ऑफलाईन पद्धतीने का घेताय आणि जी कॉलेजेसची चूक आहे ते विद्यार्थ्यांवर आपण का आणताय, ही सर्वात मोठी मागणी आज आमची महाराष्ट्र प्रदेश NSUIच्या वतीने राज्य सरकारला आहे आणि विद्यापीठांना आहे की जर शिक्षण ऑफलाईन पद्धतीने झालं असतं तर आपण परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेतली पाहिजे होती, परंतु आपण शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने घेतलेलं आहे तर परीक्षा सुद्धा ही ऑनलाईन पद्धतीनेच झाली पाहिजे, ही आमची प्रथम मागणी आहे। वर्तमान में बाजार में बेहद कम मात्रा में हरी सब्जियां पहुंच रही हैं। खाद की कमी के कारण हरी सब्जियों का उत्पादन घट गया है। ऐसे में सब्जियों के दाम और अधिक बढ़ने की संभावना है। इन दिनों लगातार तापमान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास की दौड़ में पेड़ों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही है, जिसका सीधा असर पर्यावरण पर देखा जा रहा है। जिस तुलना में पेड़ों की कटाई कर सड़कों व अन्य विकास कामों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसकी तुलना में पौधारोपण केवल नाम मात्र रहने से शहर में पेड़ों की संख्या घट गई है। प्रतिवर्ष पौधारोपण अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले प्रशासन द्वारा पौधारोपण व पौधों को बचाने के लिए कोई विशेष काम नहीं किया गया। ऐसे में अब शहर में हर ओर पेड़ों की कमी और कॉन्क्रीटीकरण का बढ़ता जाल नजर आ रहा है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा पौधारोपण अभियान पर ध्यान नहीं दिए जाने से शहर में हरियाली घटकर तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड़ ने शहर के वैक्सीनेशन सेंटरों का दौरा करते हुए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने का निर्देश दिया। शहर में मनपा अंतर्गत सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर 12 से 14 वर्ष तथा 15 से 18 वर्ष आयु गुट के लिए वैक्सीनेशन शुरू है। शहर में स्कूलों के सामने चौराहों को हाईटेक सिग्नल व्यवस्था से लैस किया जाएगा और स्कूलों के सामने हाईटेक सिग्नल यंत्रणा बिठाई जाएगी, जिससे स्कूल छूटने के समय संबंधित चौराहों पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा। शहर के होली क्रॉस स्कूल के सामने सबसे पहले यह हाईटेक सिग्नल यंत्रणा बिठाई जाएगी, जिसका मॉनिटरिंग शिक्षकों, छात्रों व पालकों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है और आजकल में संबंधित टेंडर जारी करने की तैयारी मनपा प्रशासन द्वारा शुरू की गई है।
अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले सभी पंजीकृत हॉकर से मनपा द्वारा वितरित किए जा रहे पहचान पत्र प्राप्त कर लेने की अपील मनपा प्रशासन द्वारा की गई है। शहर में 3432 हॉकर्स का सर्वे किया गया था, जिसमें से 2120 हॉकर्स ने अपने दस्तावेज मनपा में जमा कराए हैं। ऐसे में पहचान पत्रों का वितरण मनपा के राजकमल चौक स्थित शहरी अभियान व्यवस्थापक कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। शहर के नवसारी परिसर स्थित महर्षि पब्लिक स्कूल ने शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश पर स्कूल की मान्यता प्रतिलिपि पेश न करने पर स्कूल की अगले सत्र से प्रवेश प्रक्रिया रोकी थी। स्कूल ने शासन तौर पर प्रथम मान्यता व महाराष्ट्र शासन का एनओसी प्रमाण पत्र CBSE मान्यता 2017 तक तथा अन्य दस्तावेज पेश करने पर शिक्षा अधिकारी ने पाबंदी हटा दी। अब स्कूल में अगले समयावधि के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसी जानकारी स्कूल के संचालक प्रशांत राठी द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। त्याला महाराष्ट्र शासनाची एनओसी मिळाली आहे, त्याच्या आधारावर CBSEला ॲफिलिएशन झालेलं आहे। त्या ॲफिलिएशनच्या बेसवर दरवर्षी 10वी आणि 12वीची पण CBSE मार्फत होतात। सध्याची परिस्थितीमध्ये पण CBSEची ॲफिलिएशन 2027 पर्यंत महर्षीला प्राप्त आहे। मी आपल्याला त्याची प्रत पण सोबत देण्यात आलेली आहे। ती प्रत ऑनलाईनमध्ये पण चेक करून घेता येणार आपल्याला। महर्षीची थांबण्यात आली होती, तर कृपया करून आपल्या माध्यमातून महर्षीची प्रवेश प्रक्रियाला कंटिन्युएशनमध्ये आहे याचं आपले लोकप्रिय पेपरमध्ये प्रसिद्ध करून याचं धन्यवाद। नागपुर और सिकंदराबाद के बीच RRB परीक्षा हेतु विशेष रेलगाड़ी परीक्षा चलाई जाएगी। मध्य रेलवे ने रेल भर्ती बोर्ड द्वारा RRB परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। इस रेलगाड़ी का बडनेरा, धामनगांव, मूर्तियापुर में भी स्टॉपेज रहेगा। पिछले माह का बिजली बिल अपडेट न होने का कारण बताकर आज रात 9:30 बजे से बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इसके लिए तत्काल साथ में दिए मोबाइल क्रमांक पर संपर्क साधें। ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ SMS शहर के कुछ बिजली ग्राहकों के मोबाइल पर प्राप्त हुआ है। खासतौर पर यह SMS व्यक्तिगत मोबाइल क्रमांक से लोगों को भेजा जा रहा है, जबकि इस तरह से महावितरण द्वारा कोई SMS नहीं भेजा जाता। अतः सभी बिजली उपभोक्ता सतर्क रहते हुए इस मैसेज या उस मोबाइल नंबर पर कोई जवाब न दे, इस आशय का आह्वान महावितरण द्वारा किया गया है। स्थानीय राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के ठीक ऊपर धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज उड़ान पुल नाम दर्ज रहने वाला विशालकाय ग्लोसाइन बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर क्षेत्र के पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी का भी नाम अंकित है। किंतु बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर से इस बोर्ड पर वार करते हुए प्रणीत सोनी के नाम का विद्रूपीकरण करने का प्रयास किया और उस बोर्ड के साथ तोड़फोड़ की। इसकी जानकारी मिलते ही पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी सहित श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी राजापेट पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। नावकरण केलेला बोर्ड होतं, ते बोर्ड फोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे। मला असं वाटतं की हे विकासाला विरोध करणारी मंडळी आहे, त्यामुळे अशा प्रकारची जी विचार प्रवृत्ती आहे त्याला वेळीच ठेचून काढण्याची आवश्यकता आहे। त्या बोर्डाला दगडानं ठेचून शिवप्रतिष्ठानचं नाव फोडण्यात आलेलं आहे आणि नगरसेवक प्रणीत सोनी यांचं नाव फोडण्यात आलेलं आहे। अशा समाजकंटक जर आमच्या हातीत लागले तर आम्ही आमच्या पद्धतीनं त्यांना उत्तर देण्यासाठी सक्षम आहोत। की याच्यामध्ये संकल्पना म्हणून शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानाने माझं नाव लिहिलं गेलं होतं। कोणतरी हेतू परस्पर ते नावं फोडल्या गेलं, नावं फोडले थे। और जो भी CCTV फुटेज में यहाँ पे जितने प्रीमाइसेस में CCTV फुटेज है वो पूरे फुटेज हम खंगालने वाले हैं, और जो भी फुटेज में आएगा उस पर कड़ी सख्त से सख्त सजा उसको होए, ऐसे हमारी पुलिस प्रशासन को ऐसा हमारा आह्वान है। साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस अपने शासन की निधि का भी नुकसान हुआ है, तो महानगरपालिका की तरफ से भी हम उसकी तकरार करने लगाने वाले हैं। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र के बोरी गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने वाले विलास निकोरे नामक आरोपी को आज स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायमूर्ति VS गायकी की अदालत ने बलात्कार के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पॉक्सो के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के चौधरी चौक स्थित KSK सफायर एंड क्रॉप साइंस LLP के कीटनाशक गोदाम पर कृषि विभाग के निरीक्षक उद्धव घायकर व उनकी टीम ने छापा मारा। इस गोदाम में कीटनाशक की दवा की डेट एक्सपायरी होने के बाद भी उसमें छेड़छाड़ कर तारीख बदले जाने और माल का नकली बिल पेश किए जाने का मामला उजागर हुआ। कल नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देने की घटना सामने आई थी। इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने छायानगर परिसर निवासी मुर्तिजा खान को गिरफ्तार किया। वहीं गाड़गेनगर पुलिस ने अंसार नगर निवासी मोहम्मद जिशान को गिरफ्तार किया है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद इन आरोपियों ने गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर मार्केट में भी हथियार दिखाकर लोगों में दहशत फैलाई थी।
चांदूर बाजार तहसील के तलवेल में रहने वाली अंकिता शिवाजी बेदरकर प्रसूति के लिए विगत 1 माह से अपने मायके कलम गई थी, जहां पर ग्रामीण अस्पताल के जनरल वार्ड में उसे भर्ती किया गया था। लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद भी यहां पर तैनात डॉक्टर प्रशांत कनाके इस महिला के इलाज हेतु नहीं आए, साथ ही वक्त पर प्रसूति घर में भी नहीं ले जाया गया। ऐसे में डॉक्टर की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके चलते संतप्त परिवार द्वारा दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की गई। संतोष सिंह चौहान नामक व्यक्ति के मोबाइल से उसकी मौसी के लड़के ने बिना बताए गूगल पे अकाउंट से अपने दोस्त के खाते में 55,000 रुपए सेंड कर दिए और इस बारे में पूछे जाने पर गुमराह करने की कोशिश की। ऐसे में संतोष सिंह चौहान की शिकायत पर पुलिस ने राजकुमार ठाकुर व उसके दोस्त भूषण वरोकार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। टाकरखेड़ा शंभू निवासी नीलेश भस्मे ने गुलगांव पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि उनका वायरमैन संदीप वर्टे गन्ने के खेत में लगी डीपी को देखने के लिए गया था, लेकिन डीपी पर लगे विद्युत साहित्य को किसी अज्ञात चोर द्वारा चुराए जाने की जानकारी सामने आई। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया कि वह साइबर कैफे पर अपना फॉर्म भरने गई थी और वहां से लौटने पर पाया कि रूम में रखा 16,000 रुपए कीमत का लैपटॉप और 2,000 रुपए नगद ऐसे कुल 11,000 रुपए का माल किसी ने चुरा लिया है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के तालाबपुरा परिसर में बिजली चोरी के खिलाफ महावितरण कर्मचारी अभियान चला रहे थे, जहां से वापस लौटते समय कल्याण नगर निवासी महावितरण के कर्मचारी सौरभ बाराबदे पर 3 लोगों ने हमला बोलते हुए उनका मोबाइल फोड़ दिया, साथ ही कॉलर पकड़कर धक्के मारे। इसकी शिकायत पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।